हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का अपना लास्ट वीडियो जो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको डिस्कस किया, जिनके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आज उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2015 में ऑलरेडी पूछा आ चुका है। ठीक है, तो मिलान करना है आपको आर्टिकल 323 ए, 324, 330 और 320, और दूसरी तरफ इनसे रिलेटेड प्रोविजंस लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आर्टिकल 323 ए की बात करें तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करता है। अगर 324 की बात करें हम तो ये इलेक्शन से रिलेटेड है। 330 जो है ये लोकसभा में SC ST के सीटों के रिजर्वेशन की बात करता है, और 320 आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन की बात करता है। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे फ्रेंड्स, अगर हम यहां पर अगर हम आर्टिकल 323 ए की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये आपका कौन से पार्ट का आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में दिया गया है। हम कह सकते हैं पार्ट 14A में। जो 14A है हमारा, वो हमें बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। ठीक है, और यहीं पर आप देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है, ठीक है, जो कि आपका 1985 का है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, ये आपका कब का है, 1985 का, जो कि पार्लियामेंट ने बनाया, वो इसी आर्टिकल की मदद से बनाया। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए दो आर्टिकल हैं, एक आपका आर्टिकल 323A है और एक आपको आर्टिकल याद रखना है 323B। ठीक है, तो ये भी आपका इसी से रिलेटेड है। यहां पर जो ये पार्ट है, ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं था, इसको एक अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। तो जो अमेंडमेंट है वो कौन सा अमेंडमेंट है, तो आप कह सकते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके द्वारा ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा गया, पार्ट 14 है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, अगर इलेक्शन की बात करें तो हमने देखा कि जो आर्टिकल 324 है, ये किसकी बात करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन की बात करता है। अब इलेक्शंस हमारे किस पार्ट में दिए गए हैं, तो ये आपका पार्ट हो जाएगा पार्ट 15। ठीक है, आर्टिकल 324 में दो क्लॉज हैं। जो पहला क्लॉज है, ध्यान रखिएगा, वो लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शंस की बात, या फिर आप कह सकते हैं इनके इलेक्शंस का जो सुपरविजन है, सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्शन और कंट्रोल है, इसकी बात किस प्रोविजन में लिखी गई है, आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में लिखी गई है। अगर 324 क्लॉज 2 की हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन होगा, उसमें आपका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो शामिल होंगे। इनका नंबर नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इनका नंबर नहीं लिखा हुआ है। ये प्रेसिडेंट के विवेक पे छोड़ा गया है कि वो जितना सही समझेंगे उतने इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर देंगे, और इन सभी का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा, हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका 323 जो 324 क्लॉज 2 है, उसमें ये बात लिखी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला हमारा आर्टिकल है वो आपका है आर्टिकल 330। 330 में हमने देखा कि लोकसभा में SC और ST इनके सीटों के रिजर्वेशन की बात की गई है लोकसभा में, किसमें, आर्टिकल 330 में। तो आर्टिकल 330 आपका किस पार्ट में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पार्ट 16 है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसी पार्ट में, पार्ट 16 में ही एक आर्टिकल है आपका 332, जो कि बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में SC और ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित की जाएंगी, या आप कह सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो ये प्रोविजन आपका आर्टिकल 332 में दिया गया है। ठीक है, और ये भी आपका पार्ट 16 का ही एक पार्ट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो आर्टिकल हमने देखा वो देखा आर्टिकल 320। तो आर्टिकल 320 आपका किस पार्ट का हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पार्ट 14 का एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है। पार्ट 14 में हमें क्या मिलता है, तो सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, इसी में कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 320 तो आपको पता चल गया कि ये किसकी बात करता है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम 312 की बात करें तो ये फ्रेंड्स बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की। ठीक है, जैसे अगर करंटली देखा जाए तो कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज है, हम कहेंगे एक है आपका IAS, उसके बाद आप देखेंगे एक है आपका IFS। ये F जो है ये फॉरेस्ट सर्विसेज वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फॉरेन सर्विसेज नहीं है।
तो एक आपका आईएएस हो गया, एक आईएफएस हो गया, एक हो गया आपका आईपीएस, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात आपकी 312 में लिखी गई है। और इसमें जो एक्सक्लूसिव आप कह सकते हैं राइट किसके पास है, तो राज्यसभा के पास है। अगर कोई हमें नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो उसमें जो एक्सक्लूसिव राइट या जुरिडिक्शन है वो किसका है, वो राज्यसभा का है, ठीक है। उसी तरह एक आर्टिकल इसमें और है 315, ध्यान रखिएगा, ये बात करता है यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आगे मतलब आप कह सकते हैं अलग से बातें थी जो इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट टू वोट दैट इज अडल्ट सफरेज फॉर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा में आप अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर एडल्ट सफरेज की पॉलिसी फॉलो की जाती है, हमारे राइट टू वोट की जो पॉलिसी है उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। तो ये प्रोविजन जो है आपका राइट टू वोट या एडल्ट सफरेज की प्रोविजन किस पार्ट और किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो पार्ट तो आपको क्लियर होगा कि जो पार्ट 15 है हमारा इलेक्शंस की बात करता है उसी में लिखा होगा, लेकिन किस आर्टिकल में लिखा गया है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 आर्टिकल हैं, 326, 325, 324 या 323। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा जो 323 है ये आपका पार्ट 14 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 14 है उसमें ये मौजूद है, पार्ट 14 में। और पार्ट 14 है क्या, तो हम कह सकते हैं सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट्स, तो 323 तो उसमें है। अब अगर हम 324 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहां से हमारा इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पार्ट 15 का एक पार्ट है, आर्टिकल है आर्टिकल 324, जिसमें अभी हमने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी बात की जाती है। आर्टिकल 325 जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात की गई है, ये भी आपका पार्ट 15 में ही एक अनुच्छेद लिखा गया है। और यहाँ पे ये बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति के नाम को इलेक्टोरल रोल से इन आधारों पर नहीं हटाया जाएगा, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये बात पार्ट 325 में लिखी गई है। अब अगर 326 की बात करें फ्रेंड्स, तो ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करता है, ठीक है, जो आर्टिकल 326 है हमारा। ये क्या बताता है, तो हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। जो भी आपका पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी इलेक्शंस होंगे वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर कंडक्ट किए जाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी आरओ मीन्स 2017 में ऑलरेडी पूछा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट आपको मैच करनी है, 2 लिस्ट दी गई है, एक तरफ आपके प्रोविजंस लिखे गए, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में पूछा चुका है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमें आर्टिकल 368 में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आर्टिकल 368 है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोविजंस के बारे में बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर फाइनेंस कमीशन की हम बात करें, तो फाइनेंस कमीशन आपका आर्टिकल 280 में लिखा गया है। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा, अगर इसमें पार्ट पूछा जाए कि किस पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ध्यान रखिएगा ये आपका पार्ट 20 है, ये आपका पार्ट 20 है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है अलग से, ठीक है। तो ये पार्ट 20 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये केवल एक आर्टिकल कंटेन करता है, पार्ट आर्टिकल 368। उसी तरह अगर फाइनेंस कमीशन की हम बात करें, तो ये आपका आर्टिकल 280 में लिखा गया है। फाइनेंस कमीशन अगर पूछा जाए किस पार्ट में आता है, तो आप आपको याद आ रहा होगा कि जो पार्ट 12 है हमारा, वो क्या बात करता है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स की। तो इसी का एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 280, जिसमें हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। जो फाइनेंस कमीशन है इसको आप कह सकते हैं कि हर 5 साल पे, है ना, इसका कंपोजिशन किया जाएगा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करेंगे। यहाँ पर एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें, तो इमरजेंसी प्रोविजंस आपके पार्ट 18 में लिखे गए हैं, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस आपके पार्ट 18 में लिखे गए हैं, जिसमें आप देखेंगे, तो पहले हम मिलान कर लेते हैं फिर इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका हो जाएगा आर्टिकल 360। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये आपका है आर्टिकल 312। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं आपके, ये आपके पार्ट 18 में लिखे गए हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे 3 तरह की इमरजेंसी की हम बात करते हैं। जो आर्टिकल 352 है, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है ये। अगर हम आर्टिकल 356 की बात करें, तो आप देखेंगे ये स्टेट इमरजेंसी की बात करता है।
स्टेट इमरजेंसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का भी नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा, और इसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है, जो स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, इसी को स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है। इसी में आपका आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी में आप कह सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो इंडिया का क्रेडिट है, अगर क्रेडिट ऑफ इंडिया जो है अगर वो थ्रेटेंड है, क्रेडिट ऑफ इंडिया अगर ये थ्रेटेंड है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की कंडीशन है देश के अंदर, तो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा इसका प्रोक्लेमेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका आर्टिकल 360 में कंटेन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में ऑलरेडी पूछा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे पास मैच द फॉलोइंग का ही, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2016 का ही क्वेश्चन है, ये 16 में ही पूछा गया था। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या सीएजी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल जो 148 है हमारा, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। फाइनेंस कमीशन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि आर्टिकल 280 में कवर होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आपका आर्टिकल 320A में कवर 323A में कवर होता है। और जो यूपीएससी है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका आर्टिकल 315 में कवर होता है। तो अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि ये आपका पार्ट 5 का हिस्सा है। जो आपका पार्ट 5 है, जिसको हम द यूनियन के नाम से जानते हैं, इसी के बाद आपका जो पार्ट 6 है वो स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो पार्ट 5 है द यूनियन, उसमें आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविजंस लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? तो हम कह सकते हैं कि ही शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? बाय वारंट अंडर हैंड्स एंड सील, इसका क्या मतलब हुआ? तो हम कह सकते हैं कि सपोज कीजिए अगर कुछ पोर्टफोलियो हैं जिनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट फिजिकली मौजूद रहकर के ही उनकी नियुक्ति करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट ये अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसी और को दे सकते हैं और फिर वो बंदा भी इन्हें अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अगर हम सीएजी की बात करें, तो यहाँ पे ये जो लिख गया है कि बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को सीएजी अपॉइंट करते वक्त फिजिकली मौजूद होना पड़ेगा और प्रेसिडेंट को अपने हाथ और सील के अंदर ही उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जो सीएजी है, अब हम कह सकते हैं कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, अगर इनके रिमूवल की हम बात करें सीएजी के, इनको रिमूव कैसे किया जाता है, तो हम देखेंगे कि इनको रिमूव करने का मैनर और ग्राउंड दोनों सेम होगा। किसके जैसा होगा? तो हम कह सकते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जज ऑफ, जिस तरह से, जिस मैनर और जिन ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, उसी मैनर और उसी ग्राउंड पे हम कह सकते हैं कि सीएजी को भी हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, तो जो सीएजी है इसका प्रोविजन आपको आर्टिकल 148 में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सही मिलान है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके पास। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2002 में पहले पूछा चुका है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल 17 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 78 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 192 और आर्टिकल 352। ठीक है, अब करेक्टली मैच्ड पूछा है, आपको आंसर पहले मिल गया होगा कि फ्रेंड्स आर्टिकल 352 जो है हमारा, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लिखी हुई है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लेकिन बाकी गलत क्यों है ये भी देख लेते हैं। तो जो आर्टिकल 17 है, ध्यान रखिएगा क्या बात करता है, तो हम कह सकते हैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। ये आपका प्रोविजन किस में दिया गया है? तो ये आपका आर्टिकल 14 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आर्टिकल 78 की बात करें फ्रेंड्स, तो ये आपका ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करता है। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं
तो ये बात लिखी गई है आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 192 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आर्टिकल 192 जो है हमारा, ये बात करता है कि डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहां पर हम देखते हैं, इसको लिख लेते हैं, डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब किसी एमएलए को अगर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का जो फाइनल निर्णय होगा वो किसका होगा, तो ये बात हमारा करता है आर्टिकल 192। वहीं पर अगर सैलरी अलाउंसेस की बात करें पार्लियामेंट के मेंबर की, एमपी की, तो ये आपका आर्टिकल लिखा हुआ है आर्टिकल 106 में। सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात की जाती है आर्टिकल 106 में। ठीक है, अब आर्टिकल 192 का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इसको भी आप समझ लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम आर्टिकल 192 की बात करें तो ये बात करता है डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, या आप एमएलए लिख लें। ठीक है, तो अगर एक एमएलए का हम एग्जांपल लें, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, या एक विधायक का एग्जांपल लें, अगर इसको डिस्क्वालीफाई करना है, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो फाइनल डिसीजन होगा, फाइनल निर्णय होगा, वो किसका होगा, तो ये निर्णय होता है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए गवर्नर का, जो कि हमारे आर्टिकल 192 के थ्रू हमें पता चलता है। गवर्नर यहाँ पर फाइनल निर्णय देंगे, लेकिन अपना निर्णय देने से पहले ये ओपिनियन किसका लेंगे, तो हम कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और इस ओपिनियन के आधार पर ही अपना डिसीजन देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर ये तो बात हो रही है कि अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है तो फाइनल निर्णय किसका होगा, लेकिन डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो ग्राउंड्स हैं, ध्यान रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का अगर कोई मेंबर है, उसको डिस्क्वालीफाई करने का जो ग्राउंड मेंशन है, जो ग्राउंड्स हैं, किन किन ग्राउंड्स पर हम डिस्क्वालीफाई करेंगे, ये ग्राउंड्स आपके कहाँ लिखे गए हैं, तो ये आपके 191 में लिखे गए हैं। आर्टिकल 191 का जो क्लॉज 1 है, उसमें क्या क्या ग्राउंड लिखे गए हैं, तो हम कह सकते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ध्यान रखिएगा कि जो मिनिस्टर का पोस्ट है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो दूसरा ग्राउंड है वो आपका कह सकते हैं अनसाउंड माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड के बाद अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट। इसमें जो चौथा ग्राउंड है वो लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड, कि अगर वो इंडिया का सिटीजन ना हो या वॉलेंटरली किसी और स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर कर ले। और चौथा लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है और लॉ बना करके उसे डिस्क्वालीफाई किया है। ठीक है, तो अगर इन ग्राउंड्स पे किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, इन ग्राउंड्स पे जो कि आपके आर्टिकल 191 क्लॉज 1 में लिखे गए हैं, अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो डिस्क्वालीफाई करने का जो फाइनल डिसीजन होगा किसका होगा, तो वो स्टेट के गवर्नर का होगा। ठीक है, और ये बात हमें बताता है आर्टिकल 192। अब यहाँ पर आर्टिकल 191 का एक क्लॉज 1 है जिसमें ग्राउंड लिखे गए हैं। जो आर्टिकल 191 का क्लॉज 2 है वो क्या बताता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन की ही बात की जाती है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर की, लेकिन ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून जो है, उस आधार पर अगर किसी का डिस्क्वालिफिकेशन किया जा रहा है, किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर का, तो उस पर निर्णय लेने का जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा, वो होगा स्पीकर का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपकी स्टेट की विधानसभा, उसके जो स्पीकर हैं उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी है उसको डिस्क्वालीफाई करने के ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये बात आपका आर्टिकल 192 से रिलेटेड हो गया। अब इसी में फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करनी है, तो आप यहां पर आर्टिकल जो कंसीडर करेंगे वो है आपका आर्टिकल 102। ये बताता है ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या सांसद है तो उसको किस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तो वही जो पहले हमने पुराने ग्राउंड पढ़े कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सिटीजन वाला पॉइंट, ठीक है, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट। उसके बाद अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है तो ग्राउंड सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका 102 क्लॉज 1 में लिखा गया है कि ये ग्राउंड्स के आधार पर इनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और डिस्क्वालीफाई करते टाइम जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा, तो वो प्रेसिडेंट का होगा। और ये बात हमें बताता है आर्टिकल 103, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, कि प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा, प्रेसिडेंट यहाँ पर ओपिनियन सीख करेंगे किसकी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और इसके ओपिनियन के आधार पर ही अपना फाइनल डिसीजन देंगे। यहीं पर आर्टिकल 102 जो है, इसका जो क्लॉज 2 है, ये भी क्या बताता है, तो ये हम कह सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की ही बात करता है एक एमपी के, बट ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, और यहां पर जो डिसीजन किसका होगा फाइनल, आप कह सकते हैं स्पीकर का। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था, पॉइंट था जो इससे रिलेटेड था, आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं डिटेल में, तो ठीक है, ये वाला यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग का। यहाँ पर एक तरफ आर्टिकल लिखे गए हैं, आर्टिकल 215, 222, 226 और 227। ठीक है, और दूसरी तरफ प्रोविजंस लिखे गए हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये सारे ही आर्टिकल किससे रिलेटेड हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो पार्ट यहाँ पर हमारा पार्ट 6 है, उसे बोलते हैं स्टेट्स, और इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 214 से लेकर के 231, आर्टिकल 214 से 231 तक के जो प्रोविजंस हैं वो हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं, हाई कोर्ट, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर पावर्स। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड जो आर्टिकल 215 है हमारा, अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपसे पूछा गया मिलान करना है, तो पहले मिलान कर देते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 215 में फ्रेंड्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात की गई है, तो आर्टिकल 215 का आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर 222 की हम बात करें तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात की गई है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 की बात करें फ्रेंड्स, तो ये रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है, तो इसका ये सही हो जाएगा। और आर्टिकल 227 जो है, ये है कि जो हाई कोर्ट है हमारा, वो और जो टेरिटरी में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनसे सुपीरियर है, और हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा उनके ऊपर बाइंडिंग होगा, मतलब पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। तो डी वाला हमारा करेक्ट यहां पर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर पहले कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो अगर आर्टिकल 215 की हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पर ये दो प्रोविजन बताता है, एक बताता है कि जो हाई कोर्ट होगा वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट हैं, जो भी प्रोसीडिंग है या जो भी एक्शन है, जो भी कार्य हो उसके द्वारा किए जा रहे हैं, इन सभी को रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। ठीक है, इन सभी की टेस्टिमनी तैयार की जाएगी। और अगर किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट में, हाई कोर्ट का अगर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट है, अगर उसमें कोई मान लो केस चल रहा है, ठीक है, और उसमें हम हाई कोर्ट के किसी डिसीजन को ला करके सबॉर्डिनेट कोर्ट के सामने रखें, तो उसे एक एविडेंस की तरह वहां पर यूज किया जाएगा। मतलब हाई कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट किसी विषय पर दे दिया, तो उस जजमेंट को आधार बना करके हम सबॉर्डिनेट कोर्ट में अपनी बात इन्फोर्स करा सकते हैं। तो ये आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, कि मतलब अब जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में एविडेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एक तो इसका ये सिनेरियो हो गया। 215 में जो दूसरी बात लिखी गई है वो लिखी गई है कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास पावर है कंटेम्प्ट की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब अगर कोई हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट को मानने से इनकार करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और कोई भी हाई कोर्ट अपने ही कंटेम्प्ट के लिए उसे पनिश कर सकता है। तो ये दोनों बात आपके आर्टिकल 215 में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर फ्रेंड्स आर्टिकल 222 की हम बात करें, तो यहां पर जज के ट्रांसफर की बात की जाती है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो इसको भी आप थोड़ा समझें। आपका आर्टिकल जो 222 है ये बात करता है ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ वन हाई कोर्ट फ्रॉम अनदर हाई कोर्ट, या हाई कोर्ट 1 और हाई कोर्ट 2 आप लिख दीजिए, कि अगर एक हाई कोर्ट से किसी जज का हमें ट्रांसफर करना है दूसरे हाई कोर्ट में, तो ध्यान रखिएगा इसके प्रोविजंस आर्टिकल 222 में लिखे गए हैं, और आर्टिकल 222 में लिखा गया है कि ये अधिकार किसके पास है, तो ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इनसे कंसल्ट करके प्रेसिडेंट एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था बीच में, अगर हम बात करें 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 की, तो इसके द्वारा ये जो सीजीआई था इसको रिप्लेस कर दिया गया था एनजैक से, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से। ठीक है, कि अब अगर प्रेसिडेंट को ट्रांसफर करना है एक जज को दूसरे, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो पहले वो सीजीआई के ओपिनियन लेते थे, कंसल्ट करते थे, लेकिन अब वो एनजैक से कंसल्ट करेंगे इस अमेंडमेंट के माध्यम से। ये प्रोविजन जोड़ दिया गया। बाद में फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ, उस केस को हम कह सकते हैं कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड
एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये वाला जो अमेंडमेंट था इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। मतलब अभी जो करंट में प्रोविजन वो क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो सीजीआई से ही कंसल्ट करेंगे, ठीक है, इंजैक से कंसल्ट नहीं करेंगे, सीजीआई से कंसल्ट करेंगे अगर एक जज का दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करना है। तो ये तो आपका था आर्टिकल 222, आर्टिकल 222। अब फ्रेंड्स अगर आर्टिकल 227 की हम बात करें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हाईकोर्ट होगा, है ना, इसका जो भी जजमेंट होगा वो दूसरे जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन पर वो जजमेंट बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपका आरओ आरओ मेंस में ही पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है, और यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। तो आरओ मेंस 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन सा आर्टिकल है जो कि यूनियन टेरिटरीज में हाई कोर्ट्स के लिए प्रोविजन प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे जो आपका यूनियन टेरिटरी है वो आपका पार्ट 8 में दिया गया है। पार्ट 8 जो है ये पूरा आपका यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। स्टार्ट हम कह सकते हैं ये होता है आर्टिकल 239 से, ठीक है। तो 239 में क्या लिखा गया है, तो हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आर्टिकल 240 की हम बात करें तो 240 में बताता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज, कि प्रेसिडेंट की जो पावर है कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए उसकी बात की जाती है आर्टिकल 240 में। आर्टिकल 241 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो ये यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट के लिए प्रोविजन प्रोवाइड करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 242 की हमें कोई बात करनी नहीं है क्योंकि यह हटा दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 241 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। अब आर्टिकल 76 क्या है तो आप सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2015 में ऑलरेडी पूछा चुका है। आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 76 जो है ये आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा, नियुक्त कौन करता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और आपको पता है ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं, ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 148 की अगर हम बात करें तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, आर्टिकल 148। और आपको पता है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होंगे इन्हें किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये प्रोविजन है इनको अपॉइंट करने का। सीएजी को अगर हमें हटाना है तो इनको उन्हीं मैनर और उन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर हटाया जा सकता है जैसा हम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए फॉलो करते हैं, मैनर और ग्राउंड, ठीक है। तो आर्टिकल 148 आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आर्टिकल 131 की हम बात करें तो आर्टिकल 131 हमारा सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करता है। अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में हम देखेंगे कि अगर एक स्टेट या दो स्टेट्स या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर किसी मुद्दे को लेकर के विवाद हो रहा है तो ये पर्टिकुलर जो विषय है ये आपके सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में जाएगा। तो आर्टिकल 131 जो है आपका वो ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा। अगर आर्टिकल 75 क्लॉज 1 की हम बात करें फ्रेंड्स तो ये आपका अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स की बात करता है, ठीक है। तो अब 75 के जो प्रोविजन हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 75, तो इसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं आर्टिकल 75। तो इसमें फ्रेंड सबसे पहले जो हमारा पहला प्रोविजन है आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 वो क्या कहता है, ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स बाय whom we can say that by president on advice of prime minister। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनको नियुक्त करते वक्त जो प्रेसिडेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस करेगा। तो ये हमारा पहला प्रोविजन हो गया आर्टिकल 75 का। इसी में फ्रेंड जो दूसरा प्रोविजन है, दूसरे प्रोविजन से पहले एक और प्रोविजन ऐड किया गया 1A के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार में लगा रहा हूं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है ध्यान रखिएगा ये बताता है कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये जो मिनिस्टर है इसमें आपका प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड है, तो टोटल नंबर ऑफ
मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। मतलब लोकसभा का जो कुल जितनी संख्या है लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उसके 15% से ज्यादा मेंबर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं हो सकते हैं, जिसमें आपके अदर मिनिस्टर्स भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तो ये बात आपका बताता है आर्टिकल 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका 2003 में अमेंडमेंट आया था। ये जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 का, उसने बात बताई, ये आर्टिकल जोड़ा और उसने कहा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें जो मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स, उनका नंबर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा उसके 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। इसके बाद आर्टिकल 75 का जो क्लॉज 2 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है कि जो मिनिस्टर्स होंगे दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जो मिनिस्टर्स हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद फ्रेंड तीसरा वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो तीसरा आर्टिकल है वो क्या कहता है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 वो ये बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंडिविजुअली तो प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आर्टिकल 75 क्लॉज 3 करता है और ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके लिए होती है। ठीक है, अब आर्टिकल 75 जो है उसका जो क्लॉज 4 है वो क्या बताता है, तो क्लॉज 4 में बताया गया है कि कोई भी मिनिस्टर अपने ऑफिस में इंटर करने से पहले उसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है एज पर द प्रोविजन गिवन अंडर द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो क्लॉज 5 है आपका आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 वो क्या बताता है हमें कि अगर कोई भी मिनिस्टर 6 महीने के लगातार टाइम पीरियड से अगर कोई भी मिनिस्टर 6 महीने तक लगातार किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हुआ, ठीक है, तो उसे मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी मिनिस्टर है सपोज कीजिए जो लगातार 6 महीने तक ना तो लोकसभा ना राज्यसभा किसी का मेंबर नहीं बना, तो 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद उसका जो मिनिस्टर का पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपका क्लॉज 5 में लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये हमारा हो गया। अगला है हमारा मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है 2015 में। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ अभी मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 14 में दिया, ये प्रोविजन दिया गया है। राइट टू वर्क, अब देखिएगा यहाँ पे आर्टिकल 14 के बाद जो 42, 15 और 41 है ये डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अभी हम जस्ट इनको डिस्कस कर लेंगे, इनका हेडिंग देख लेंगे क्योंकि डिटेल में तो हमें ये डिस्कस करना ही है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट और जितने भी सेक्शन है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको लगातार मैं बता रहा हूँ, जो बार बार डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए ताकि वो आपको याद हो जाए। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये आपका आर्टिकल 14 है। राइट टू वर्क की बात की गई है आर्टिकल 41 में जो कि एक डीपीएसपी है। जस्ट एंड ह्यूमैनिक कंडीशन ऑफ वर्क जो दिया गया है फ्रेंड्स, ये प्रोविजन आपकी बात की गई है आर्टिकल 42 में। और जो आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है चिल्ड्रन के लिए, ये आपका लिखा गया है आर्टिकल 45 में। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है, क्यों? क्योंकि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला जो प्रोविजन है अब ये डीपीएसपी से निकाल करके कहाँ डाल दिया गया है, फंडामेंटल राइट में अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल 45 में क्या लिखा गया है कि वहां पर हमें बच्चों को प्रोविजन आप कह सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना है और एजुकेशन किसको प्रोवाइड करना है, तो चिल्ड्रंस बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, इनको हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है ये आपका राइट टू एजुकेशन या फंडामेंटल राइट जो सेक्शन है हमारा, उसमें आर्टिकल 21A के तहत एक अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये प्रोविजन था, ओरिजिनली ये कहां पर लिखा था, ओरिजिनली ये लिखा था आपका डीपीएसपी में, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 45 में। बाद में एक अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट कौन सा था, तो हम कह सकते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002।
इस अमेंडमेंट के द्वारा डीपीएसपी से ये प्रोविजन निकाल लिया गया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का, और इसे कहां डाल दिया गया, आप कह सकते हैं आर्टिकल 21A में, जो कि फंडामेंटल राइट है हमारा। और डीपीएसपी में क्या लिख दिया गया इसी अमेंडमेंट के द्वारा, कि हमें जो आर्टिकल 45 है उसके द्वारा अर्ली चाइल्डहुड केयर देना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर। और यहां पर हम एजुकेशन की बात करते हैं फॉर द चिल्ड्रंस बिलो 6 years ऑफ एज। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा जो अमेंडमेंट है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछा रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बिल्कुल सही लिखा गया, आर्टिकल 17 में है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, तो अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 23 जो है फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें तो वो क्या कहता है कि जो चिल्ड्रंस होंगे एंड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो चिल्ड्रंस होंगे उनको हम हजार्डस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन द हजार्डस इंडस्ट्रीज। तो ये आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 23 जो लिखा हुआ है इसमें आप कह सकते हैं ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, इसके प्रोविजन की बात करता है। तो ये वाला हमारा गलत है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा गया था कि कौन सा इसमें गलत लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है ये आपका कहाँ दिया गया है, ये आपका आर्टिकल 22 में लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 23 में क्या है, तो अभी मैंने बता दिया, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। राइट टू फ्रीडम जो है फ्रेंड्स, ये आपका आर्टिकल 25 से स्टार्ट होता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है ना, प्रोफेस प्रोग्रेस प्रोपोगेट एंड कंसाइंस की बात की गई है। अगर डी वाले ऑप्शन को देखें, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का पार्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल 29 बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल 30, तो 29-30 आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, मैच दी फॉलोइंग का है, जो पार्ट 9 है आपका, इसमें आपकी कौन सी बात की गई है, तो आप कह सकते हैं पंचायत। ठीक है, और पार्ट 9 को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, तो हम कह सकते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। जो पार्ट 8 है आपका, ये बात करता है यूनियन टेरिटरीज की। ठीक है, पार्ट 4A जो है ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और इनको कैसे जोड़ा गया, तो हम कह सकते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। पार्ट जो आपका फ्रेंड्स 9A है ये आपका है म्यूनिसिपैलिटी, और इसे जोड़ा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो 1992 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीसीएस में 2009 में पूछा गया था पहले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो जो पंचायत है वो आपके पार्ट 9 में दिए गए हैं, ये सही है। म्यूनिसिपैलिटी आपका पार्ट 9A में दिया गया है, ये भी सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका पार्ट 9B में ही दिया गया है। ध्यान रखिएगा जो ट्रिब्यूनल्स हैं फ्रेंड्स, ये आपके पार्ट 14A में दिए गए हैं, पार्ट 14A में, ना कि पार्ट 10 में। ठीक है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं 14A में है। पार्ट 10 में क्या दिया गया है, तो हम कह सकते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, अब यहां पर जो ये वाला सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा ये भी ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं था। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हुआ था। ठीक है, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसे 9B में जोड़ा गया, पार्ट 9B में। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में है, बिल्कुल सही है। स्टेट आपका पार्ट 6 में दिया गया है। अटॉर्नी जनरल जो है, ध्यान रखिएगा ये पार्ट 8 में नहीं है, सॉरी पार्ट 13 में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये आपके पार्ट 5 में दिए गए हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अटॉर्नी जनरल आपका यूनियन का ही तो पार्ट है ना, तो ये आपका पार्ट 5 में होगा। पार्ट 5 में आपका यूनियन है, पार्ट 6 में स्टेट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, पार्ट 14। आगे बढ़ते हैं, अब ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, मैं एग्जाम का नाम नहीं बता रहा हूं आपको कि यूपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है मैच दी फॉलोइंग का, तो पार्ट 15 ये क्वेश्चन भी आपका यूपीआरओ मींस 2013 का क्वेश्चन है। तो पार्ट 15 में आपके इलेक्शंस लिखे गए हैं। पार्ट 16 जो है फ्रेंड्स, वहां पर आपके स्पेशल प्रोविजंस बताए गए हैं सर्टेन क्लासेस के लिए। ठीक है, तो इसका यहाँ पर मिलान कर सकते हैं आप। जो पार्ट 17 है हमारा, वहां पर आप देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, और पार्ट 18 में इमरजेंसी की बात की गई है। ठीक है, तो पार्ट 18 में आपका इमरजेंसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ आर्टिकल 162। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में। तो आर्टिकल 162 में क्या लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है उसके एक्सटेंशन की बात की गई है आर्टिकल 162 में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।